पंजाब दे विच विभा राणी इंडिया के राष्ट्रीय मनोविज्ञान विज्ञान एसोसीएशन द्वारा टिकाऊ विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए 2 रोज़ा राष्ट्रीय वर्कशॉप 14 और 15 जून 2025 ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ आयोजित की गई है। यह वर्कशॉप उत्तरी भारत ਦੇ ਵਿੱਚ गैर सरकारी संगठनों के लिए आयोजित की गई सी ਅਤੇ 4 राज्यों के 100 ਤੋਂ ਵੱਧ गैर सरकारी संगठनों ने इस वर्कशॉप ਦੇ ਵਿੱਚ हिस्सा लिया। वर्कशॉप का विषय टिकाऊ विकास और राष्ट्र निर्माण सी। इसका उद्घाटन श्री NP राजीव एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर विभा वाणी इंडिया और श्री आकाश पांडे विज्ञान भारती के खेतरी मुखी और नाल नैशनल एसोसीएशन ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस के प्रधान प्रोफैसर रोशन लाल ने किया। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के विच काम करने वाली गैर सरकारी संगठनों ने वर्कशॉप के विच हिस्सा लिया। हरेक राज के सारे NGOs ने पूरे उत्तरी भारत के पेंडू खेतरों के जमीनी पद्धर उत्ते काम करते हुए अपने विलक्षण विचार पेश करके उत्थे साझे किए हैं, क्योंकि सारिया NGOs सेहत, सिक्ख्या, वातावरण, खेतीबाड़ी, महिला सशक्तिकरण, मनुखी अधिकार, बच्ची बचाओ, राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति, हुनर वाधा, युवा सशक्तिकरण वर्गे खेतरों के काम कर रही ने। पंजाब दे विच कुछ NGOs दिमागी निकास और नशीले पदार्थों की दुरवरतों, कुदरती इलाज और IKS वर्गे भखदे मुद्दों उत्ते भी काम कर रही ने। उत्तराखंड NGOs दे विच रोजगार पैदा करन उत्ते काम कर रही ते नाल ओह पेंडू औरतां नूं वख-वख किस्मां दे जूट बैग बनाउण दी सिखलाई दिंदियां ने, जिस नाल ज़्यादातर औरतां उस काम नूं सिख के अपने घरां तो ही काम कर अपनी रोजी रोटी कमा रही ने। कुछ NGOs दे पंजाब और चंडीगढ़ दे विच दबियां कुचलियां औरतां दी आमदन पैदा करन दे लई सैनेटरी पैड बनाउण दी सिखलाई दित्ती है और दूजे राज्यां नूं भी मनुखी शक्ति नूं सिखलाई देण और अपने अपने राज दे विच यूनिट स्थापित करन दी पेशकश भी वो कर रही ने। हिमाचल NGOs दे विच कुदरती स्रोतां दी स्थिरता और मनुखता की शरीरक तंदुरुस्ती दे लई बाजरे वर्गे रवायती खेतीबाड़ी उत्पादों नूं मुड़ सुरजीत करन दे लई काम कीता जा रहा है। मेज़बान संस्था नैशनल एसोसीएशन ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस प्रकाशना प्रति अकादमिकों की मदद कर रही है। हर उम्र और सभ्याचार दे विच मानसिक सेहत की महत्ता के लिए जागरूकता पैदा कर रही है। मानसिक सेहत और वख-वख हिस्सेदारां नूं सलाह सेवावां प्रदान कीतियां जा रही ने। NGO के विज्ञान साझे करन तो इलावा PGI MER के ENT विभाग तो डॉक्टर धर्मवीर द्वारा बजुर्गों के नाल होने वाले दुर्व्यवहार प्रति आबादी नूं संवेदनशील बनाउण लई सद्दा पत्र भी दिता गया। डॉक्टर धर्मवीर एसोसिएट प्रोफैसर ENT विभाग हेड एंड नैक PGI MER चंडीगढ़ के बजुर्गों के विच सुणन शक्ति की घाट की भूमिका और महत्व उत्ते ध्यान केंद्रित उन्होंने किया और इस गल नूं साझा किया कि सुणन शक्ति की घाट कारण बजुर्गों नूं अपनी रोजाना जिंदगी दे विच कई मुश्किलों का सामना करना पैंदा है। इस तरह मनुखता लई मनोविज्ञानक सहायता सेवावां की एक मुफ्त लांचर डॉक्टर रेणु ठाकुर ने भी समाजिक दृष्टिकोणों और बजुर्गों के नाल होने वाले दुर्व्यवहार की भूमिका उत्ते सद्दा पत्र पढ़िया। उसने सूचना तकनोलॉजी के विच इलैक्ट्रॉनिक यंत्रां की भूमिका उत्ते चानना पाया, जो कि पालन पोषण के विच इन्हां दे नाल एक पाड़ा पैदा करने के लिए पूरी तरह जिम्मेवार ने और विकसित भारत लई सही दिशा विच चैनलाइज करने लई युवा यानी कि नौजवानों नूं ऊर्जा दे नाल संबंधित वख-वख मुद्दों उत्ते भी उन्होंने चानना पाया। NAPS के प्रधान और दिल्ली यूनीवर्सिटी के प्रोफैसर रोशन लाल ने इह सिੱਟਾ कढ़िया कि बच्चों के विच समाजिक भावनात्मक कमियां एक गंभीर मामला है और सभ्याचारक सिक्ख्या के गुम हुए हिस्से कारण बचपन की नींह ढुकवीं नहीं रखी जाती। विभा वाणी ने उत्तराखंड के एक नवे अध्याय का ऐलान किया और देहरादून के श्री राज बहादुर सैनी नूं राज कोआर्डीनेटर नामजद किया गया तो राज नूं राज के वख-वख खेतरों के विच वंड के जिला पद्धर उत्ते एक टीम बनाउण दे लई भी कहा गया। इस तरह यमुना नगर तो श्री मनमोहन सिंह ने हरियाणा चैप्टर के एक खेतरी कोआर्डीनेटर नूं भी नामजद किया और वह अंबाला, पंचकूला, जगाधरी, करनाल और कुरुक्षेत्र जिलों की टीमों का तालमेल करनगे। पंजाब के कोआर्डीनेटर श्री पंकज ठाकुर ने भी पंजाब के खेतरी कोआर्डीनेटर नूं नामजद करन और हरेक खेतरवार जिम्मेवारियां निर्धारित करने की बेनती की है। अंत दे विच जम्मू के लोगों ने विभा वाणी दे नाल संचालन और तालमेल के लिए उत्थे विभा वाणी का एक अध्याय बनाउण लई भी कहा। राजवार भविख की योजना उत्ते भी चर्चा की गई है और फैसला किया गया कि सारिया गैर सरकारी संस्थावां अपने थीमैटिक खेतरों के काम करनगियां
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਐਨਪੀ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ IISF 2025 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੀਮੈਟਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ अपील की जाती है। और उसमें हमने बुजुर्गों को और सीनियर सिटीजन्स को जानकारी दे दी कि उनके जो राइट्स है, उनके जो सुविधाएं हैं भारत सरकार की ओर से, उसके बारे में जो एक कॉल नंबर है वो हमने उनको दिया। प्लस अगर कोई व्यक्ति मतलब ये नहीं कर सकता है कि अपने लिए हेयर जो इम्प्लांट है वो करा सके, तो भारत सरकार उस पे कर रहा है। उन 24 एपिसोड में हमने अलग अलग एपिसोड में अलग अलग जानकारी उनके लिए दी। तो हमें भी अच्छा लगा कि क्योंकि अब हम भी सीनियर सिटीजन हो गए हैं, तो हमें अच्छा लगा कि हमारे लिए या और हमारे आसपास साथी जो है उनके लिए भारत सरकार की ओर से क्या सुविधाएं, हमें भी पहली बार पता चला। हमने कोशिश की 24 एपिसोड में उनके लिए वो सारी जानकारी देनी। थैंक यू। So basic, जो अभी मैं formally just want to give a keynote address. Honorable dignitaries on the dais, respected delegates, distinguished guests, dear colleagues and participants. A very warm good afternoon to all of you. It is indeed a privilege and honor for me to stand before this esteemed gathering at the National Workshop on Sustainable Development and Nation Building, jointly organized by the National Association of Psychological Science and the Viva Bhani India, here in the vibrant city of Zero-Code Mahari in the heart of the Punjab. At the intersection of psychology, sustainability and social responsibilities lies an extraordinary opportunity to reimagine the future of our nation through a people-centric, inclusive and psychologically informed development model. Today's our theme for the Elder Abuse Awareness Day is the justice and dignity for older persons. On the occasion of World Elder Abuse Awareness Day, a day globally observed to raise the collective voice against the silent epidemic abuse, neglect and injustice inflicted upon our elderly population. We live in an era of remarkable scientific advancement and extended life expectancy. Yet, the question that haunts us today is, are we offering our elders the respect, care and dignity they deserve in return for a lifetime wisdom, sacrifice and contribution? Elder abuse, whether physical, emotional, financial or through neglect, is a grave human right violation. According to the World Health Organization, WHO, 1 in 6 people aged above 60 years and older experience some form of abuse in community setting during the past year. And we know these numbers are just the tip of the iceberg due to underreporting, fear and social isolation. This year's theme, Justice and Dignity for Older Persons, urges us to go beyond awareness. It calls for action rooted in empathy, accountability, and structural change. Justice means ensuring that every older adult has access to fair legal recourse, protection under law, and safe reporting mechanism. Dignity means affirming their rights, choices, and autonomy in all spheres, be it healthcare, financial scrutiny, and or social inclusion. As professionals, caregivers, policymakers, and citizens, we all have a role to play. Let us advocate for stronger legislation that penalizes abuse and safeguard rights, train frontline workers, family members, and institutions to detect signs of mistreatment early. Foster intergenerational
programs that rebuild empathy and connection between youth and the elders. Promote mental health, sport, and community engagement to combat isolation, often the root cause and consequences of abuse. Let today not just be a commemoration, but a commitment to create communities where growing old is not a fearful journey into invisibility and vulnerability, but a celebrated state of all filled with respect, sport, and security. Let us uphold the spirit of this day in our policies, in our practices, and most importantly, in our arts. So now, as I have told you, financially or health and other things are more important for our elders. हिंदी मुझे 90% समझेंगे, लेकिन 10% बात कर सकते हैं। सो किस भाषा में आपको संबोधित करना है, मुझे एक छोटा समस्या है। दूसरा है, रोशनलाल जी ने कहा ब्रीफली बात करना है, मुझे भी ब्रीफली बात कर सकते हैं। मैं ज्यादा आपको सुनने के लिए आया है। पहला सेशन परिचय में भी मैं सोचता था आप सब लोग सामाजिक सेवा में ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं आपके सामने कहना नहीं चाहता, लेकिन 2 दिन का कार्यशाला यहाँ आयोजित किया है। उसका उद्देश्य क्या है, कैसा 2 दिन हम ये कार्यशाला को आगे बढ़ना है और उसके बाद भी हम सब सहयोग करके क्या क्या कर सकते हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य ये 2-3 बात है। विभावानी 2016 में शुरू हुआ, विज्ञान भारती का एक आयाम है, लेकिन इसका शुरुआत 2016 इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में हुआ। वहाँ साइंटिफिक कम्युनिटी और सामाजिक सेवा में जो संस्था, स्वयंसेवी संस्था सक्रिय है, उसका एक कॉन्क्लेव हुआ। वहाँ मैं रोशनलाल जी सब उसमें शामिल थे और उसका 2 दिन का कॉन्क्लेव के अंत में सबके मन में एक चिंतन आया, ये कंटिन्यू करना है, साइंस और सोसाइटी जोड़ करके कैसा हमारा एक्टिविटीज को आगे बढ़ेंगे और हमारा राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और हमारा जमीन स्तर पर सतत विकास के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इस दोनों चीज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, विज्ञान और अनुसंधान का क्या क्या उपलब्ध होंगे और कैसे हमारा एक्टिविटीज में हम कई तरह का थीमेटिक एरिया में काम कर पा रहे हैं। चाइल्ड, women, tribals, you tell anything, all of us are working. तो उस काम में कैसा साइंस का साइंटिफिक अप्रोच कैसा बन सकते हैं। हम सब ज्यादा कार्यक्रम करता है, लेकिन उसमें साइंटिफिक अप्रोच के साथ अभी हम हियरिंग प्रॉब्लम के लिए कुछ सुना है, उसका साइंटिफिक अप्रोच क्या है, उसका जानकारी के साथ हम समाज में जाने समय हमको कुछ ज्यादा काम कर सकते हैं। और लघु उद्योग के बारे में ज्यादा लोग काम करता है, लेकिन वहाँ कुछ टेक्नोलॉजीज को कैसा अडेप्ट करके उस लघु उद्योग को कैसा आगे बढ़ेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हमारा सामाजिक कार्यक्रम में कार्य में कैसा उपयोग करेंगे, उसके बारे में विभावानी का एक्टिविटीज में ज्यादा फोकस है। और हमारा
काम करने के लिए हमारे कैपेसिटी को कैसा बढ़ेंगे। मैं आने कुछ लेट हुआ, मैं यहाँ आने के समय, उसका क्षमा भी आपको देना है। लेकिन मैं आने समय मैंने कुछ लोग का परिचय में उसका कुछ पॉइंट्स मुझे बहुत खुशी हुआ। मैं सारी भारत का पूरा प्रांत में प्रवास किया, 4-5 राउंड हुआ है लास्ट 10 इयर्स में, 10 साल में। हमारा एनजीओ का मीटिंग में ज्यादा पॉइंट है, हम ज्यादा अच्छा काम करता है लेकिन हमारे पास फंड्स नहीं है। लेकिन मैंने सुना फंड्स का प्रॉब्लम नहीं है। इट वाज वेरी गुड। लेकिन फंड्स भी होना चाहिए, जरूरत है, लेकिन उसके ज्यादा कुछ होना है। और फंड्स मिलने के भी हमारा एक कुछ स्किल्स, कौशल और कैपेसिटी को आगे बढ़ना है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में हम कुछ गैप्स है, उसके बारे में विभावनी का ज्यादा फोकस है। और पूरे भारत में साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है और नीति आयोग का दर्पण विंडो में 2 लाख के ऊपर एनजीओस भी है और दर्पण के अंदर बाहर भी 10 लाख होंगे। लेकिन उस इंस्टीट्यूशंस और सामाजिक सेवी संस्थाओं को जोड़ करके काम कुछ कम है। इंस्टीट्यूशंस के बीच में भी कोलैबोरेटिव सहयोग करके काम बहुत कम है। और सामाजिक संस्थाओं में भी सब लोग समाज के लिए हमारे अपने स्थान पर क्या। तो वैसे तो मैं यहाँ पे सुनने सीखने आया था, लेकिन अब ऑर्गेनाइजर्स की रोटी खा रहे तो जो बोलिए करना तो पड़ेगा। तो मुझे बोलने का है तो कुछ 2 बात मैं भी कहूँगा। तो आप सबके काम के बारे में मैंने सुना, जाना, और बहुत ही मतलब मेरे लिए भी एक सीख थी कि समाज के छोटे छोटे कस्बों में इस प्रकार से हमारे समाज के लोग काम कर रहे हैं। मेरा एक मत है कि जो ये समाज सेवा कर रहे हैं, ये सिर्फ जो जरूरतमंद की जो जरूरत है उसे पूरा करने के लिए नहीं, उनके अंदर जो आत्मसम्मान है, आत्मसम्मान से जीना वो जिए, उसका ये बहुत बड़ा प्रयास है। ऐसे ही राष्ट्र के और विज्ञान के आत्मसम्मान के लिए एक संगठन 1991 में शुरू हुई, विज्ञान भारती को शुरू करने वाले थे डॉक्टर के.आई. बसु, प्रोफेसर के.आई. बसु, जो IISc बेंगलोर में मेटलर्जी के प्रोफेसर रहे। और उनका उद्देश्य ये था कि अब हम सब जानते हैं कि जब ब्रिटिश ने हम पर राज किया तो सिर्फ उन्होंने हम पर आर्थिक तौर पे और सिर्फ पॉलिटिकली राज नहीं किया, उन्होंने हमारा जो एजुकेशन सिस्टम उसको भी करप्ट किया। तो लंबे समय तक हमारे मन में ये धारणा थी कि हमारे देश में कोई विज्ञान नहीं था, हम सांप के आगे बीन बजाने वाले लोग थे, ऐसा हमें बताया गया। हमारे देश में जो भी साइंस रहा, जो भी टेक्नोलॉजी रही, वो अंग्रेजों की दया से, अंग्रेजों की कृपा से हमारे पास आई। लेकिन क्या ये सच है? ये एक सोचने की बात है। अब हमारे देश में जब हम कोई भारतीय विज्ञान की बात करते तो सीधा में वैदिक काल में ले जाता है कि भैया ऋषि मुनि ये करते थे, वो सब सही है और ये था। लेकिन जब हम अपने से 150 साल 200 साल पीछे भी जाएंगे, भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में जो कंट्रीब्यूशन दिया है दुनिया को, वो कोई तुलना नहीं उसकी। मैं 2-4 उदाहरण आपको देता हूँ। हम सब मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप, प्रोजेक्टर सब यूज कर रहे हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी के जो जनक हैं एक भारतीय वैज्ञानिक थे। वो अलग बात है कि मार्कोनी नाम के एक साइंटिस्ट ने इसका श्रेय लिया था, लेकिन बाद में ये प्रूव हो गया कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था। और सबसे मजेदार बात यह है, वायरलेस टेक्नोलॉजी जो फिजिक्स का विषय है, उसी व्यक्ति ने बॉटनी की सबसे बड़ी डिस्कवरी दुनिया में की कि प्लांट्स हैज लाइफ।
दुनिया में ये कहीं पे भी ये संभव नहीं है। ये भारतीय ज्ञान पद्धति में ही संभव है कि फिजिक्स का व्यक्ति बॉटनी की सबसे बड़ी खोज करता है। माउंट एवरेस्ट हम सभी जानते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की का सबसे बड़ा पहाड़ है, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है। ये बताने वाले मैथमेटिशियन का नाम था डॉक्टर राधानाथ सिकदर। वो एवरेस्ट नाम के जो एक वो ब्रिटिश था उसके अंडर में काम करते थे, और वो कभी उनके पास कोई मेजरमेंट करने का तरीका नहीं था। भारतीय ज्ञान पद्धति से उन्होंने उसको मेजर किया और ये प्रूफ किया कि वो दुनिया की सबसे बड़ा पहाड़ है। फिर अंग्रेज तो अंग्रेज है, उसने अपने नाम पे कि भैया मैंने ढूंढ निकाला है, मेरा नाम लिख दिया, और उसके नाम पे वो पहाड़ आज भी जाना जाता है। ऐसा लिखो उदाहरण। तो विज्ञान भारती के मन में यह था कि स्व का जो बोध है, मतलब आत्मसम्मान का जो बोध है, वो जब आपके अंदर रहेगा तभी आप देश के विकास के लिए, मतलब लोगों में यह रहेगा कि हाँ हम भी नोबेल प्राइज ला सकते हैं, हम भी अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। बहुत लंबे समय तक जो जो यहाँ रिसर्च में रहे या साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में, उनको पता है कि कोई भी जब रिसर्च आती है तो हम वेस्ट की तरफ देखते हैं कि भाई वो थप्पा लगा दे तब हम मानेंगे हाँ ये अच्छा रिसर्च है। जैसे अगर ये बात करूंगा तो करीब 1 घंटा लग जाएगा, तो शॉर्ट में थोड़ा विज्ञान भारती के बारे में। तो विज्ञान भारती ये उद्देश्य लेकर काम शुरू किया और 1991 साल 2025 आते आते हमने एक बड़ा मैकेनिज्म आप सबके सहयोग से खड़ा कर दिया है। आज हमारे 10 से ज्यादा एंटिटीज काम कर रहे हैं। आज हम स्कूल के बच्चे से लेकर भारत की साइंस एंड पॉलिसी तक हमारा इन्फ्लुएंस है। इस प्रकार से अपना काम चलता है। देश में करीब 18,000 वैज्ञानिक हमसे लगभग जुड़े हैं। करीब 38 हमारे स्टेट यूनिट्स हैं। हम आयुर्वेद के विषय में भी एक हमारा ट्रस्ट हमने बनाया, वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन, जिसके माध्यम से आयुर्वेद के बड़े कार्यक्रम, मतलब 50 देशों में आयुर्वेद को हम लेकर जा चुके हैं। विभावानी आप सब उसके पार्ट हैं। विद्यार्थी विज्ञान मंथन नाम से एक हमारी परीक्षा चलती है जो बहुत जल्द चंडीगढ़ में भी शुरू होने वाली है। उसमें भारतीय वैज्ञानिकों का जीवन और इंडियन साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स का जो रोल रहा है उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। भारतीय विज्ञान सम्मेलन नाम का एक हम 2 साल में एक बार एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं जिसमें इंडियन लैंग्वेजेस में रिसर्च पेपर्स हम बुलाते हैं। और मैं सच कहूँ, अगर आपको भी मैं आमंत्रित करूंगा, इस साल ये आईसर तिरुपति में होने वाला है। आप आइए और देखिए कि भारत के कितने अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर भारतीय भाषाओं में आते हैं। रिसर्च इंग्लिश में ही करना तभी वो रिसर्च मानी जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो इस प्रकार से अपना काम चलता है। मुझे वैसे 5 मिनट दिया गया था, 5 मिनट तो हो गए। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं भी राजीव जी को सुनने आया था। तो एक मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और साधुवाद करना चाहूंगा कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, अपना